एक और एमसीक्यू बच्चों मैंने बहुत कॉमन सा आप लोगों के लिए बोर्ड पे लिखा है। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 10th फ्रिंज, यानी नंबर ऑफ फ्रिंज जो गिवन है एम लिख लेते हैं उसको, वो 10 गिवन है ऑफ वेवलेंथ, इसको हम 1 चैनल लिख लेते हैं। इसकी जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर गिवन है। इसमें जो कीवर्ड है ना वो कोइंसाइड है। तो ये जो हम इस एमसीक्यू में अप्रोच सीखेंगे वो आप हर उस एमसीक्यू में अप्लाई करेंगे जिसमें ये कीवर्ड कोइंसाइड यूज़ हो रहा होगा ना। तो इस सवाल में वो कह रहे हैं कि 10th फ्रिंज ऑफ 400 नैनोमीटर कोइंसाइड, तो कीवर्ड इसमें कोइंसाइड है। तो जब भी आपको कोइंसाइड वर्ड यूज़ होगा तो जो इस एमसीक्यू में हम अप्रोच यूज़ करेंगे वो आप उन सब एमसीक्यू में वो सेम अप्रोच यूज़ करेंगे। कोइंसाइड कर रही है अभी किसके साथ, यानी नेक्स्ट जो फ्रिंज है वो 8th फ्रिंज है वो वेवलेंथ लैम्डा, इसकी वेवलेंथ को वो लैम्डा बोल रहा है और कह रहा है लैम्डा फाइंड करें। यानी 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ की 10th फ्रिंज कोइंसाइड कर गई है किसके साथ, 8th ऑर्डर फ्रिंज और वेवलेंथ लैम्डा के साथ, जिसकी वेवलेंथ आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो जब भी कोइंसाइड का वर्ड यूज़ हो, इसके डिफरेंट मेथड है करने के, आप इसको इसी फार्मूले से कर लें। आप लोगों ने भी क्या पढ़ा था कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो पाथ डिफरेंस होता है वो डेल्टा एस की इक्वल होगा, और हम लोगों को पता है कि इस पाथ डिफरेंस को अगर हम कंसेक्टिव की कंडीशन के लिए लिखें तो डी साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा की इक्वल भी लिख सकते हैं। तो जब भी कोइंसाइड्स के क्वेश्चन आएंगे तो हम डी साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा के अकॉर्डिंग ही इनको सॉल्व करेंगे। अब जब वो कोइंसाइड कहेगा तो आप लोगों ने डी साइन थीटा को कोइंसाइड की वजह से कांस्टेंट कर देना, यानी दोनों के लिए डी साइन थीटा सेम है। डी साइन थीटा बेसिकली है क्या चीज़, पाथ डिफरेंस है ना। तो जब वो वेव्स कोइंसाइड करेंगी इसका मतलब ये है कि उनका पाथ डिफरेंस आपस में क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट सेम हो रहा है, यानी डी साइन थीटा सेम या कांस्टेंट हो गया। अगर डी साइन थीटा कांस्टेंट हो गया तो एम का और लैम्डा का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। अगर अब ये वाली बातें ना भी याद रखें तो ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना याद रख लें कि जब भी आपके एमसीक्यू आए जिसमें 2 फ्रिंजेस कोइंसाइड कर रही हों, उस केस में आप लोगों ने एम और लैम्डा का इन्वर्स रिलेशन यूज़ करना है। और एम और लैम्डा के इन्वर्स रिलेशन कहाँ से आ गए, कोइंसाइड के केस में हम डी साइन थीटा को कांस्टेंट कर देते हैं। डी साइन थीटा कोइंसाइड मीन सेम हो गया है तो एम और लैम्डा का फिर आपस में इन्वर्स रिलेशन होगा। ऑनवर्ड आप लोगों ने एमसीक्यू यहाँ से शुरू करना है। जब भी कोइंसाइड होगा एम और लैम्डा का आप इन्वर्स रिलेशन यूज़ करेंगे। इसको इक्वेशन की फॉर्म दे लें, m1 ओवर m2 इक्वल टू, ऊपर लैम्डा 2 आना चाहिए लेकिन यहाँ पर लैम्डा 2 को हम लैम्डा से शो कर रहे हैं, ओवर कौन सा हो जाएगा लैम्डा 1, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है ना। तो m1 ओवर m2 लैम्डा ओवर लैम्डा 1। इसके काफ़ी सारे एमसीक्यू आते हैं। एक तो कोइंसाइड के ये एमसीक्यू आता है जो भी हमारा है, एक एमसीक्यू यूँ भी आ रहे होते हैं कि आपको वेवलेंथ की रेशियो गिवन होती है, वर्ड कोइंसाइड ही एमसीक्यू में यूज़ हो रहा होता है। वेवलेंथ की रेशियो गिवन होती है, आपसे ऑर्डर की रेशियो पूछता है, या आपको ऑर्डर की रेशियो गिवन होती है और किसकी रेशियो पूछता है, वेवलेंथ की रेशियो पूछता है। तो आप सिर्फ इतना याद रखें, कोइंसाइड के सारे क्वेश्चन में एम और लैम्डा का आपस में इन्वर्स रिलेशन से उसको सॉल्व करने हैं। 2 एमसीक्यू क्या बताए हैं, वेवलेंथ की रेशियो गिवन हो ऑर्डर की रेशियो बता सकते हैं, ऑर्डर गिवन हो तो वेवलेंथ की रेशियो बता सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है ये एक दूसरे का क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होंगे। या तीसरी जो कैटेगरी है जो इस क्वेश्चन में गिवन है, आपको 3 चीज़ें गिवन है, m1 m2 और लैम्डा 1 गिवन है, और एक लैम्डा 2 ही बेसिकली बनता तो ये है ना, लेकिन यहाँ पर लैम्डा 2 को वो लैम्डा से डिनोट कर रहा है तो मैंने भी लैम्डा ही लिख दी है। तो एक मेथड ये है, लैम्डा को अलहदा कर लें यहाँ से, ये इस तरफ आकर क्या बन जाएगा, m1 लैम्डा 1 डिवाइड बाई कौन सा हो जाएगा, m2 हो जाएगा, m1 लैम्डा 1 डिवाइड बाई m2 हो जाएगा। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दो, m1 बच्चों हमारे पास कितना गिवन है 10, लैम्डा 1 की अगर इस क्वेश्चन में बात करें तो वो 400 नैनोमीटर है, और डिवाइडेड बाय m2 जो गिवन है वो 8 है। इसको सॉल्व करें, 8 को इससे कैंसिल करें, 5 इंटू 0, 50 को 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 500। और हमें पता है कि 400 आप लोगों ने किस में लिया हुआ था, ऊपर लिखा हुआ नैनोमीटर में है, तो 500 का आंसर भी किस में आएगा, नैनोमीटर में ही आएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा, बीटा ऑप्शन होगा। तो स्टोरी बच्चों शार्ट ये है कि जब भी कोइंसाइड के क्वेश्चन आ जाएं आप लोगों ने माइंड में रखना है कि m का और लैम्डा का आपस में इन्वर्स रिलेशन होगा,
इस इन्वर्स रिलेशन से इस तरह के सारे एमसीक्यू को आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। एक और बच्चों मैंने एमसीक्यू लिखा है, इसमें लिखा है फाइंड द एंगुलर पोजीशन। अच्छा, एंगुलर पोजीशन के जब क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब होता है एंगल बताएं, यानी एंगुलर पोजीशन फाइंड आउट करने का मतलब होता है एंगल बताएं ऑफ थर्ड ऑर्डर मैक्सिमम। अच्छा, मैक्सिमम यहाँ पर लिखा होगा ना, मैक्सिमा का मतलब भी ब्राइट फ्रिंज ही होता है। ये सारे एक दूसरे की रिप्लेसमेंट वर्ड है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कह लें, ब्राइट फ्रिंज कह लें, मैक्सिमा कह लें, एक ही लफ्ज़ है सारे। इसमें लेकिन थर्ड आर्डर मैक्सिमा का मतलब है थर्ड आर्डर ब्राइट फ्रिंज होगी। और ब्राइट के लिए आपको याद होगा एम की वैल्यू हम वही यूज़ करते हैं जो ऑर्डर के साथ लिखी हुई हो। डार्क के लिए क्या बताया था, उसमें से एक माइनस करके लिखते हैं। तो थर्ड आर्डर मैक्सिमा है तो M3 हो जाएगा, ठीक है। इन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब इसका मतलब ये कि मैक्सिमा से हमें आइडिया हो गया कि हम लोगों ने कंडीशन कौन सी लिखनी है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन लिखेंगे। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होती है, d sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा होगा। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मैक्सिमा की कंडीशन भी आप इसको कह सकते हैं। अब इसमें एंगुलर पोजीशन का मतलब है आपसे थीटा पूछा गया है तो साइन थीटा को आप इसी साइड पे रहने दें, ये उधर जाकर m लैम्डा बाई डी हो जाएगा। क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज़ गिवन है, वो ऑर्डर गिवन है, m की जगह 3 पुट कर दें तो साइन थीटा इज़ इक्वल टू 3 लैम्डा बाई डी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम थीटा यानी एंगुलर पोजीशन अगर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो साइन इनवर्स ऑफ 3 लैम्डा बाई डी हो जाएगा। तो बहुत सिंपल यही ऑप्शन ठीक बन गया कि साइन इनवर्स 3 लैम्डा बाई डी होगा। अगर इसी एमसीक्यू को मैं थोड़ा चेंज करूं, अगर क्वेश्चन यूँ आ जाए फाइंड द एंगुलर पोजीशन ऑफ थर्ड आर्डर मैक्सिमा की बजाय मिनिमा का वर्ड यूज़ हो जाए, यानी मैक्सिमा की बजाय क्या वर्ड यूज़ हो जाए, मिनिमा का वर्ड यूज़ हो जाए, वही क्वेश्चन है थर्ड आर्डर मिनिमा आ जाए इन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मिनिमा का मतलब बच्चों डार्क फ्रिंज होती है। डार्क फ्रिंज मीन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, मिनिमा मीन डार्क फ्रिंज या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, सॉरी, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डार्क फ्रिंज बनने को हम मिनिमा कहते हैं। अब डार्क फ्रिंज का जो ऑर्डर होता है वो लिखते वक्त आप लोगों ने उसमें से m में से जो ऑर्डर लिखा होता है ना यहाँ पर नंबर, उसका m बनाने के लिए उसमें से 1 क्या करना होता है, माइनस। तो थर्ड ऑर्डर मिनिमा लिखा हुआ है, तो इस केस में अगर हम इसको डार्क के लिए सॉल्व करेंगे तो m की जगह पर बच्चों क्या आएगा, 2 आना चाहिए ना। और अगर इस केस में हम एंगुलर पोजीशन बनाएं तो क्या फार्मूला था डार्क के लिए, d साइन थीटा इज़ इक्वल टू m प्लस 1/2 लैम्डा था। अभी हम लोगों ने पढ़ा था d साइन थीटा इक्वल टू m प्लस 1/2 लैम्डा, या इसी को मैंने आपको बताया था आप क्या लिख सकते हैं, 2m प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 भी लिख सकते हैं। ये तो मर्जी है, आप कोई भी फार्मूला यूज़ करें। इसमें आप m की वैल्यू पहले पुट करें, m को 2 पुट करें तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, तो कितना बन जाएगा 5 लैम्डा बाई 2 हो गया। तो यो d साइन थीटा इक्वल हो जाएगा 5 लैम्डा बाई 2। अब इस क्वेश्चन में उसने हमसे साइन थीटा पूछा हुआ, बल्कि थीटा पूछा हुआ है, पहले d को उधर ले जाएं, 5 लैम्डा बाई कौन सा हो जाएगा 2d, और थीटा जब यहाँ से निकालें, क्योंकि एंगुलर पोजीशन हम थीटा को कहते हैं, तो थीटा यहाँ से जब कैलकुलेट होगा तो साइन इनवर्स ऑफ 5 लैम्डा बाय कौन सा हो जाएगा 2d हो जाएगा। तो इस तरह बच्चों हम एंगुलर पोजीशन डार्क फ्रिंज की भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एंगुलर पोजीशन जो है वो ब्राइट फ्रिंज की भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो फार्मूले लिखे हुए हैं ना, ये एमसीक्यू यूँ भी आ सकता था, आपसे एंगुलर पोजीशन पूछे। अब ज़रा खुद सोचो, अगर आपको लैम्डा की वैल्यू गिवन हो और d की वैल्यू गिवन हो तो इसमें पुट करके हम एंगल की एग्जैक्ट वैल्यू भी बता सकते हैं ना। अगर उस एंगल की एग्जैक्ट वैल्यू सपोज करें लैम्डा और d आपको कुछ ऐसे गिवन है, एज्यूम कर रहा हूँ कि जब आप लोगों ने उनकी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट की है ना तो आंसर 1/2 आ गया। अब 1/2 तो टेबल की वैल्यू है, तो हमें पता है कि साइन इनवर्स 1/2 किस एंगल पर होगा, 30 डिग्री पर होगा। मतलब जब हम लैम्डा और d की वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे या यहाँ पर लैम्डा और d की वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करोगे, कोई आंसर तो आएगा ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस की बात हो रही हो या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस की बात हो रही हो, लैम्डा और d गिवन हो तो कोई आंसर तो आएगा। अगर वो आंसर टेबल की वैल्यू होगी तो हम एग्जैक्ट एंगल उसका बता सकते हैं। लेकिन सपोज करें आप लोगों ने जब उसको सॉल्व किया किसी भी केस में, मिनिमा के केस में या मैक्सिमा के केस में, आप लोगों ने उसको सॉल्व किया और साइन का जो आंसर आ गया है वो सपोज करें आपका कुछ यूँ आंसर आ गया 2/7 आंसर सपोज करें आ गया। अब ये जो 2/7 इसका आंसर आ गया, ये हमें पता है टेबल की वैल्यू नहीं है। अगर ये टेबल की वैल्यू नहीं है तो ऑप्शन में भी आप लोगों के पास यूँ ही लिखा होगा साइन इनवर्स 2 क्या होगा 7 होगा। क्लियर होगी बात आप सारों को। तो ये चीज़ें याद रखनी कि एक तो फार्मूला के क्वेश्चन आ सकते हैं,
एक वैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें वैल्यूज़ इस फॉर्म में होंगी। अगर वो टेबल की वैल्यू लैम्डा और डी पुट करने से बनती है तो फिर तो आप उसका एंगल आपको आना चाहिए, ठीक है। वो ज़्यादातर ऑप्शन एंगल की फॉर्म में गिवन होंगे, लेकिन अगर वो टेबल की वैल्यू है ही नहीं फिर तो किस फॉर्म में गिवन होंगे, साइन इनवर्स की फॉर्म में गिवन होंगे। समटाइम ये भी होता है कि अगर टेबल की वैल्यू बन रही है ना, जिस तरह साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री बनता है, तो यूँ भी MCQ आ सकते हैं। ए ऑप्शन लिखा होगा साइन इनवर्स 1/2, बी ऑप्शन 30 डिग्री, सी ऑप्शन बोथ लिखा होगा। तो अक्सर बच्चे साइन इनवर्स 1/2 को 30 डिग्री ही चूज़ करते हैं। 30 डिग्री भी ठीक है लेकिन साइन इनवर्स 1/2 भी तो ठीक है ना, तो फिर इसका ऑप्शन सी ऑप्शन होगा। तो याद रखना है जो टेबल की वैल्यूज़ होती हैं उनके जब समटाइम MCQ बन रहे होते हैं तो वो इन्वर्स की फॉर्म में भी वैल्यूज़ गिवन होती है, उसका एंगल भी गिवन होता है और उसके वाला फिर बोथ का ऑप्शन आप लोगों ने करेक्ट ज्यूम करना है। सिर्फ आप एंगल चूज़ कर लेंगे तो वो आंसर फिर आप लोगों का रॉन्ग कंसिडर होगा। अब बच्चों एक और MCQ देखते हैं। सपोज करें यहाँ पर आप लोगों ने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वाइट लाइट का कोई सोर्स रखा हुआ है, वहाँ से वाइट लाइट आ रही है, वाइट लाइट मीन 7 कलर्स हैं, और कहते हैं कि आप लोगों ने एक स्लिट के ऊपर जो है वो ब्लू फिल्टर लगा दी है, यानी 2 स्लिट्स हैं ना, पीछे से तो वाइट लाइट आ रही है, आप लोगों ने एक स्लिट के ऊपर ब्लू फिल्टर लगा दिए। ब्लू फिल्टर लगाने का मतलब ये होगा कि वाइट लाइट के अंदर तो 7 कलर्स हैं ना, ब्लू फिल्टर लगाने का मतलब ये होगा कि वो यहाँ से अब सिर्फ कौन सी लाइट पास करने देगा, ब्लू लाइट को पास करने देगा, ठीक है। अब दूसरी बात हम ये कर रहे हैं कि जो दूसरी स्लिट है उसके ऊपर सपोज करें आप लोगों ने रेड फिल्टर लगा दिए, एक पे ब्लू फिल्टर लगा दिए और दूसरी पे आप लोगों ने रेड फिल्टर लगा दिए। तो ब्लू फिल्टर का मतलब क्या है, वो उस वाइट लाइट में जो 7 कलर्स होंगे उनमें सिर्फ ब्लू लाइट को पास करने दे रहा है। नीचे अगर आप लोगों ने रेड फिल्टर लगा दिए, इसका मतलब ये होगा कि वो इन 7 कलर्स में से सिर्फ किसको, रेड कलर को पास करने देगा। तो आपसे पूछेगा कि इस स्क्रीन के ऊपर आपके पास इंटरफेरेंस अब हो रहा होगा या स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वाइट लाइट का इंटरफेरेंस होता है, लेकिन वाइट लाइट का जब इंटरफेरेंस होता है वो तभी इंटरफेरेंस पॉसिबल होता है जब 2 सेम कलर मिलते हैं, और जब 2 सेम कलर मिलेंगे तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा। तो जब 2 सेम कलर मिलेंगे तो इंटरफेरेंस होगा ज़रूर, क्योंकि सिंगल सोर्स है ना, और सिंगल सोर्स ऑलवेज कोहेरेंट होता है, तो इंटरफेरेंस होगा ज़रूर, लेकिन उसने कंस्ट्रक्टिव होना है या डिस्ट्रक्टिव होना है वो अगेन डिपेंड करेगा कि वो जो दोनों सेम कलर की रेज हैं उनमें पाथ डिफरेंस कितना होगा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इधर से ब्लू कलर की रेज आ रही हैं, इधर से रेड कलर की रेज आ रही हैं। स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पे जब ब्लू कलर रेड कलर के साथ कंबाइन होगा, क्योंकि 2 ही रेज हैं, एक ब्लू कलर्स की रेज हैं, 2 रेज का मतलब है 2 सेम कलर्स की 2 कलर्स की रेज है, एक ब्लू कलर है एक रेड कलर है। तो ब्लू कलर की रेज जब रेड कलर की रेज के साथ मिलेंगी तो क्या ये दोनों सेम कलर्स हैं, ये 2 डिफरेंट कलर्स हैं, और जब 2 डिफरेंट कलर स्क्रीन के ऊपर कंबाइन होंगे तो इनका आपस में कोई भी इंटरफेरेंस पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर आपके MCQ आता है ना कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्क्रीन के ऊपर अगर हम एक स्लिट के ऊपर ब्लू फिल्टर लगा दें, एक पे रेड लगा दें, ब्लू रेड तो एग्जांपल है ना, वो कोई से 2 डिफरेंट कलर्स के फिल्टर कहता है, ग्रीन येलो कह देता है, तो पूछता है क्या स्क्रीन पर इंटरफेस होगा ही नहीं होगा। तो हम बोलेंगे इस केस में स्क्रीन पर कोई इंटरफेस नहीं होगा। इवन आप यहाँ पर पीछे कौन सा सोर्स यूज़ कर रहे हैं, वाइट लाइट ही क्यों ना यूज़ कर रहे हो, यानी वाइट लाइट का सोर्स ही क्यों ना यूज़ कर रहे हो, इंटरफेस तभी होगा जब 2 सेम कलर्स आपस में मीट करेंगे। और इस गिवन MCQ के अंदर तो 2 डिफरेंट कलर्स मीट कर रहे हैं, और 2 डिफरेंट कलर्स के मीट करने से जो इंटरफेरेंस होता है वो पॉसिबल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस की ना। पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस का मतलब ये होता है, हम लोगों ने ये बात तो कर ली है कि सेंटर स्पॉट ब्राइट होगा, इससे ऊपर ब्राइट डार्क, इस तरह बहुत सारी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनेंगी। जैसे ऊपर बन रही है वैसे ही बिल्कुल नीचे ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बनती जाएंगी। ये पैटर्न जितनी फ्रिंजेस ऊपर होंगी ओरिजिन से, उतनी ओरिजिन से नीचे भी फ्रिंजेस होंगी। अब मसला ये है कि इस पॉइंट पे जो फ्रिंज बनेगी P पॉइंट पे, ज़रा 2 डिफरेंट रेज जा रही हैं, एक स्लिट A से रेज जा रही है, एक स्लिट B से जा रही है, और हम लोगों ने पढ़ लिया है कि इस पॉइंट पे इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा इन दोनों रेज के पाथ डिफरेंस यानी d sin थीटा के ऊपर, कि इस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। अगर इस P पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो इस P पॉइंट पे जो फ्रिंज बनेगी वो ब्राइट फ्रिंज होगी। फिर ब्राइट फ्रिंज का मतलब ये होगा कि अगर उस P पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है ना,
यानी ब्राइट फ्रिंज कब बनेगी, जब उस पॉइंट P पे कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी। अब हम लोगों ने इसकी पोजीशन बतानी है, एंगुलर पोजीशन नहीं बतानी, एंगुलर पोजीशन थीटा को कहते हैं। हम लोगों ने सिर्फ उसकी पोजीशन बतानी है, तो उसकी पोजीशन को यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ना y, उसको हम उसकी पोजीशन कहते हैं। यानी इस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से, यानी ओरिजिन कह लें, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कह लें या O पॉइंट कह लें, इस O पॉइंट से इस P पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हम y से डिनोट करेंगे। अब अगर इस पॉइंट P पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा तो इस पॉइंट P पे जो फ्रिंज बनेगी वो ब्राइट फ्रिंज होगी। हम लोगों ने पॉइंट O से उस ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस बताना है, तो उस ब्राइट फ्रिंज का जो डिस्टेंस बनेगा उसको हम y से डिनोट करेंगे। y डिस्टेंस होगा किस फ्रिंज का, ब्राइट फ्रिंज का, और वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला m लैम्डा l बाई क्या होगा, d होगा। m आपको पता है आर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज होगा, आर्डर पे मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। आर्डर क्या होता है, नंबर होता है ना, 0 1 2 3 कोई भी कह सकते हैं। लैम्डा लाइट जो यूज़ कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ है, l जो है वो स्लिट और स्क्रीन के दरमियान में सेपरेशन है, और d मैंने आपको बता दिया है क्या चीज़ है, स्लिट सेपरेशन है ना। अगर आपको ये चीज़ें गिवन हो, उस फ्रिंज का ऑर्डर पता हो कि वो कौन सी ब्राइट फ्रिंज है, 5वीं है, 6ठी है, 7वीं है, वो लिखें, लैम्डा गिवन हो, l और d गिवन हो, तो आप उस ब्राइट फ्रिंज जो है उसका पॉइंट O से क्या बता सकते हैं, डिस्टेंस या उसकी पोजीशन बता सकते हैं। ये क्लियर होगी बात। इसके अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाते हैं तो आप लोगों ने खुद से वैल्यूज़ पुट करके इसमें सॉल्व करेंगे। आप लैम्डा l और d की वैल्यूज़ खुद से अज्यूम करना ना, तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सपोज करें मैं एक और MCQ लिखता हूँ। अगर आपका MCQ यूँ आ जाता है, कैलकुलेट पोजीशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डार्क फ्रिंज, वो कहते हैं सेकंड ऑर्डर डार्क की भी बाद में बात करते हैं, पहले ब्राइट लिख लें। कैलकुलेट पोजीशन ऑफ सेकंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन बताएं। अब देखिए वर्ड पोजीशन लिखा हुआ है, पोजीशन हम इस y को कहते हैं, तो सेकंड ऑर्डर ब्राइट की पोजीशन बतानी है तो 2 ब्राइट लिख देता हूँ। तो सेकंड ऑर्डर ब्राइट की पोजीशन के लिए m कितना यूज़ होगा, ब्राइट में तो जो लिखा होता है ऑर्डर के साथ वही m होता है, तो m की जगह पर आप यहाँ पर 2 पुट करोगे, 2 लैम्डा l बाई क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो सेकंड ऑर्डर ब्राइट की पोजीशन 2 लैम्डा l बाई d होगा। अब जो अगर आपको क्वेश्चन में लैम्डा की, l की और d की वैल्यूज़ भी गिवन हो तो आप एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ सेकंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इनकी वैल्यूज़ खुद नहीं पुट कर रहा क्योंकि सिंपल सी मैथमेटिक्स है, इन दो को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करना है, तो आप खुद भी कर सकते हैं। मेन चीज़ क्या है कि आपको ये फार्मूला पता हो और इस फार्मूला के अंदर ये जो पैरामीटर लिखे हैं ये पता हो। l क्या चीज़ है, स्लिट्स और स्क्रीन के दरमियान में डिस्टेंस, y पॉइंट O से उस फ्रिंज का डिस्टेंस, अगर वो ब्राइट है तो इससे कैलकुलेट करेंगे। किस ब्राइट का है, किसी भी ब्राइट को कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि फार्मूले में क्या लिखा हुआ है, m लिखा हुआ है, m कोई भी ब्राइट हो सकती है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों के पास d क्या चीज़ है, स्लिट सेपरेशन है। अब अगर मैं आपसे कहूँ ना 0 ऑर्डर ब्राइट कैलकुलेट करें, तो 0 ऑर्डर ब्राइट तो इसी O पॉइंट पर ही होगी ना, उसका तो y 0 होना चाहिए। तो इस फार्मूले से चेक करो ना, 0 ऑर्डर ब्राइट के लिए m को 0 पुट करो तो y ब्राइट भी क्या आ जाएगा, 0। y 0 आने का मतलब क्या है कि वो ब्राइट फ्रिंज फिर इसी पॉइंट पे लाई कर रही है और उसका y से डिस्टेंस 0 होगा। y से डिस्टेंस 0 होने का मतलब है कि वो फ्रिंज किस पॉइंट पर है, O पॉइंट पर ही लाई करती है। क्लियर होगी बात। इसी तरह इस पॉइंट P पे अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी, और अगर उस पॉइंट P पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो फिर कौन सी फ्रिंज बनेगी, डार्क फ्रिंज भी तो बनेगी ना। तो डार्क फ्रिंज उस पॉइंट P पे कब बनेगी, जब वहाँ पर कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, तो उस पॉइंट P पे कौन सी फ्रिंज बनेगी, डार्क फ्रिंज बनेगी। अब उस डार्क फ्रिंज की पोजीशन को भी हम y की फॉर्म में ही कैलकुलेट करेंगे, तो उसका हम y डार्क बोल देंगे, और y डार्क का जो फार्मूला बनेगा m प्लस 1/2 लैम्डा l बाई d होगा। वैसे ज़्यादातर तो ये फार्मूला ही आइडेंटिफाई करने के आते हैं, इनके न्यूमेरिकल्स कम आते हैं। कुछ न्यूमेरिकल जो इनके बनते हैं वो भी मैं इसके बाद करवाता भी हूँ, लेकिन ज़्यादातर ये फार्मूला ही आइडेंटिफाई होने के लिए आए होते हैं। अगर इसी सवाल को सेकंड ऑर्डर ब्राइट की बजाय यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डार्क लिखा होता, यूँ क्वेश्चन आ जाता कैलकुलेट पोजीशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डार्क फ्रिंज, तो मैंने आपको क्या बताया था, डार्क अगर वर्ड आ जाए तो इस ऑर्डर में से आप लोगों ने m लिखते हुए 1 क्या करना है, माइनस करना है। तो इस केस में आपका जो m होगा वो किसके इक्वल बनेगा, 1 बनेगा। सेकंड ऑर्डर डार्क के लिए आप लोगों ने m को बचे क्या यूज़ करना है, 1, तो उसकी आप पोजीशन निकाल लें। सेकंड ऑर्डर डार्क की आप पोजीशन निकाल लें, m को 1 पुट करें तो 1 + 1/2, m की जगह 1 आ गया, लैम्डा l बाई d।
इसका आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो 3 लैम्डा आपका ये 3 लैम्डा एल बाय 2d हो जाएगा। इसका एलसीएम मैंने लिया है, इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर 2 आ गया, 2 + 1 3 बाई 2 लैम्डा एल बाई 2d हो जाएगा। और वही बात अगर आपको क्वेश्चन में लैम्डा एल और डी की वैल्यूज़ गिवन हो तो जो आपकी सेकंड ऑर्डर डार्क फ्रिंज है उसका आप डिस्टेंस भी एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये दोनों फार्मूला आपको समझ आ गए। बेसिकली शो किसको कर रहे हैं, उस स्क्रीन के जो पॉइंट P है या कोई भी पॉइंट है स्क्रीन के ऊपर, वो जो पॉइंट बन रहा है उसमें किसी भी ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस हम इन फार्मूलाज को यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एमसीक्यू बच्चों मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड पे लिखा है, इफ़ डी, मैंने थोड़ा मैथमेटिकली लिख दी, डी इफ़ डी यानी स्लिट सेपरेशन, इफ स्लिट सेपरेशन इज़ 1 मिलीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन जो कि एल होता है वो 0.5 मीटर है, और जो लाइट आप यूज़ कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम की इक्वल है। ये एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻10 होता है ना, जिसको अब यूँ भी लिख सकते हैं 10⁻⁻10 मीटर। क्वेश्चन उसका ये डाटा गिवन है, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन 7th मैक्सिमा, ठीक है, मैक्सिमा मीन ब्राइट फ्रिंज एंड 11th मिनिमा, मिनिमा मीन डार्क फ्रिंज ऑन द सेम साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। यानी आप लोगों ने सेपरेशन बतानी है। मैं इसको स्केच करता हूँ फिर आपको सही आइडिया होगा। वो ये कहना चाह रहा है, ये यूँ समझ लें कि सेंट्रल ब्राइट है, सी बी मीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, इसके ऊपर सेम साइड पे, यानी आप ऊपर वाली साइड को सेम साइड ले लें, यहाँ पर यूँ समझ लें कि 7th ब्राइट बनेंगे, 7th मैक्सिमम मीन 7th ब्राइट और 11th मिनिमा, यानी 7th से ऊपर 11th होगी, तो 11th जो है वो मिनिमा का मतलब क्या होगा, डार्क फ्रिंज। तो उसका क्वेश्चन ये है कि 7th मैक्सिमा और 11th मिनिमा के दरमियान में आप लोगों ने सेपरेशन बतानी है। सेपरेशन को चले मैं डेल्टा वाई से डिनोट कर देता हूँ। तो 7th मैक्सिमा और 11th मिनिमा के दरमियान में आप लोगों ने सेपरेशन बतानी है, ठीक होगी बात। अब देखते हैं सेपरेशन कैसे कैलकुलेट होगी। ये वही फार्मूला लिखे हुए हैं, ये ब्राइट का फार्मूला है, ये डार्क का फार्मूला है। तो हम सबसे पहले ये करेंगे ना कि जो 7th ब्राइट है उसका y निकालेंगे, y क्या निकालेंगे, 7th ब्राइट निकालेंगे। उसके बाद हम यहाँ से लेकर यहाँ तक, पता नहीं ये डिस्टेंस होते हैं, ये हम कैलकुलेट करना भी हम लोगों ने पढ़े थे। यहाँ से हम 11th जो डार्क होगी उसका y निकालेंगे। अगर हमें 11 डार्क का डिस्टेंस मिल जाए और 7th ब्राइट का डिस्टेंस मिल जाए, 11th डार्क मीन 11th मिनिमा, तो फिर हम इस डिस्टेंस टोटल में से अगर इस डिस्टेंस को माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये कि सेपरेशन निकालने के लिए आपको पहले 7th मैक्सिमा और 11th मिनिमा का y पता होगा, डिस्टेंस पता होगा सेंटर ब्राइट से ना, तो फिर ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो डेल्टा y का बच्चों फिर क्या फार्मूला बना, डेल्टा y का फार्मूला बना 11 मिनिमा लिख दो, ये डार्क लिख दो, बात तो एक ही, 11 डार्क में से माइनस करेंगे हम 7 ब्राइट के डिस्टेंस को, और उसके लिए आपको पहले 11th डार्क और 7th ब्राइट का डिस्टेंस पता होगा, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब बच्चों हम इस फार्मूला को यूज़ करके 7th ब्राइट का डिस्टेंस तो बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ना। मैं चले इधर लिख देता हूँ पहले, फिर वैल्यूज पुट कर लेंगे ना। बाय 7 ब्राइट, ब्राइट ये मैक्सिमा के लिए क्या होता है, m वही होता है जो लिखा हुआ हो, तो इसका m कितना होगा 7, m को यहाँ पर 7 पुट कर दो तो ये कितना बन जाएगा 7 लैम्डा एल बाई डी। ये तो बहुत इजीली कैलकुलेट हो गया। अब आप लोगों ने निकालना है y 11 डार्क, ठीक है। अब जो डार्क होता है ना उसका मसला ये बनता है, उसका ये जो ऑर्डर गिवन होता है ना उसका m लिख से उसमें से 1 क्या करना है, माइनस करना है। अगर 11th मिनिमा है तो 11 में से 1 माइनस करें तो कितना हो जाएगा 10। तो ये डार्क का फार्मूला ये है। अब यहाँ पर m की जगह आप लोगों ने 10 लिखना है, तो m की जगह अगर 10 यहीं पर लिखो ना, m की जगह 10 × 2 20, 20 + 1 कितना हो जाएगा 21। तो ये जो 11th डार्क डिस्टेंस बनेगा वो 21 लैम्डा एल बाय 2d हो जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर होगी डिस्टेंस उसका जो बन रहा है वो 21 लैम्डा एल बाय कौन सा आ रहा है 2d की इक्वल आप लोगों का बन रहा है। अब बच्चों उन दोनों वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो 11th डार्क का कितना बनेगा 21 लैम्डा एल बाय 2d माइनस 7th ब्राइट कितना हो जाएगा 7 लैम्डा एल बाय डी आ जाएगा। अब आप इसका एलसीएम लेके बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसका एलसीएम आपको बन रहा है जो 2d बन रहा है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 21 लैम्डा हो जाएगा, ये डी से कैंसिल हुआ तो कितना बन जाएगा
2 7 से मल्टीप्लाई होगा 14 लैम्डा एल हो जाएगा। 21 लैम्डा एल में से 14 लैम्डा एल को माइनस करेंगे तो आपका 7 लैम्डा एल बाई 2d हो जाएगा। अब दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो क्वेश्चन इस तरह के हो सकते हैं कि आपका डेल्टा वाई इसी फॉर्म में गिवन हो 7 लैम्डा एल बाई 2d, या इस तरह के नंबर चेंज हो रहे हो ना, यानी उसने क्वेश्चन के अंदर लैम्डा एल और डी की वैल्यूज़ ना पुट की हों, फिर तो आपका एमसीक्यू का आंसर ये होगा 7 लैम्डा एल बाई 2d होगा। ज़्यादातर चांसेस तो यही हैं, लेकिन क्योंकि मैंने क्वेश्चन में ये वैल्यूज़ अज्यूम भी की हुई हैं तो आप लोगों ने दोनों तरह से इसको सॉल्व करना है। एक तो आप ये कैलकुलेट कर लिया, अब दोबारा आप इसमें लैम्डा एल और डी की ये वाली वैल्यूज़ पुट करना, लैम्डा एल और डी की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इसका आपका जो आंसर आएगा इसको खुद ट्राई कर लेंगे। 8.75 इंटू 10⁻³ मीटर बनेगा, और -3 को मिलीमीटर भी लिख सकते हैं, तो 8.75 और आपका क्या बन जाएगा, मिलीमीटर बन जाएगा। तो कैसे आएगा, जब आप इसमें ये तीनों वैल्यूज़ पुट करेंगे जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो आपका आंसर 8.75 मिलीमीटर की इक्वल होगा। उसी पिछले एमसीक्यू को बच्चे मैंने थोड़ा सा और चेंज किया है, ये बातें तो वही लिखी हुई हैं, डी एल और लैम्डा सेम गिवन है और वही पूछा हुआ है फाइंड द सेपरेशन बिटवीन, लेकिन आगे मैंने कुछ क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिए। इसको पढ़ते हैं। लिखा है फाइंड द सेपरेशन बिटवीन सेकंड मैक्सिमम मीन सेकंड ब्राइट एंड थर्ड मैक्सिमम, थर्ड ब्राइट, दोनों ब्राइट हैं, ऑन अपोजिट साइड्स। इसमें जो की वर्ड है वो कौन सी है, अपोजिट साइड्स ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है, यानी ये दोनों सेंट्रल मैक्सिमा के अपोजिट साइड पे हैं। इसको डायग्राम बनाकर समझते हैं। देखिए ये सेंटर ब्राइट हो गया ना, ठीक है ना। अब इसमें यहाँ पर कहीं होगा सेकंड ब्राइट, और ये सेकंड मैक्सिमा का मतलब सेकंड ब्राइट होगा, और ये थर्ड मैक्सिमा फिर अपोजिट साइड पे आ जाएगा ना, कहीं इस जगह पर होगा थर्ड ब्राइट, ठीक है, थर्ड ब्राइट होगा। इन दोनों के दरमियान में अब आप लोगों से सेपरेशन पूछी गई है। अब जबकि क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड पे हैं, अगर सेम साइड पे हों तो डेल्टा वाई निकालने के लिए माइनस करते हैं ना, जिस तरह पिछले सवाल में दोनों सेम साइड पे थे तो हम लोगों ने माइनस किया था। अब ये ना सोचे माइनस इसलिए किया था कि एक डार्क एक ब्राइट है, अगर सेम साइड पे दोनों ब्राइट भी होते या सेम साइड पे क्वेश्चन में दोनों डार्क भी होते तो जिसका वाई ज़्यादा होना था और जिसका वाई कम होना था, लार्ज वाई में से स्मॉल वाई को आप लोगों ने माइनस करना था। तो माइनस का वाई, ये कतन मतलब ये नहीं था कि ब्राइट और डार्क की वजह से माइनस किए। तो माइनस कब करने हैं, जब आपसे सेपरेशन पूछे सेम साइड पे। तो सेम साइड पे जब सेपरेशन पूछेगा, टू ब्राइट हो या टू डार्क हो, या एक ब्राइट हो या एक डार्क हो, सेम साइड पे हमेशा माइनस करना है। वो फिजिकली भी आपको बात समझ आती है। लेकिन अगर दोनों अपोजिट साइड पे आ जाएं, दोनों ब्राइट हो दोनों डार्क हो, एक ब्राइट हो एक डार्क हो, अगर वो सेंट्रल ब्राइट के अपोजिट साइड पे होंगे तो दोनों केसेस में कोई भी फ्रिंजेस हो, आप लोगों ने हमेशा उनको क्या करना है, प्लस ही करना है। जिस तरह इसका जो डिस्टेंस बनेगा वो y2 ब्राइट बन जाएगा, इसका जो डिस्टेंस होगा y3 ब्राइट हो जाएगा। इस और इसमें सेपरेशन निकालनी है तो डेल्टा वाई के लिए दोनों को आप लोगों ने क्या करना है, सम ही करना है। तो यहाँ से जो डेल्टा वाई निकालेंगे अपोजिट साइड के केस में y सेकंड ब्राइट प्लस y कौन सा हो जाएगा, थर्ड ब्राइट। तो आपको याद होगी बच्चों बात कि अगर आपके पास अपोजिट साइड हो तो फिर आप लोगों ने क्या याद रखना है, प्लस करने हैं डिस्टेंस, और अगर सेम साइड हो तो फिर आप लोगों ने माइनस करने हैं। ठीक होगी बात। इसको तो हम वैसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं, ब्राइट तो वैसे ही आसान होता है क्योंकि ब्राइट में ऑर्डर वही होता है और उसका फार्मूला भी सिंपल है। सेकंड ब्राइट के लिए m को क्या पुट करेंगे, 2, m को 2 पुट किया तो 2 लैम्डा एल बाई डी हो गया, प्लस थर्ड, सॉरी ये मैंने गलती से डार्क लिख दी है, ये भी ब्राइट ही हो गया। थर्ड ब्राइट के लिए जब बात करेंगे तो m की जगह 3 लिख देंगे तो 3 लैम्डा एल बाई डी हो जाएगा, 3 लैम्डा एल बाई डी हो गया। एलसीएम इसका कितना आ रहा है, d, अगर डी एलसीएम आ रहा है तो 2 लैम्डा एल प्लस कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा एल, तो कितना बन जाएगा, 5 लैम्डा एल बाई डी हो जाएगा। तो जो सेपरेशन बन रही है वो 5 लैम्डा एल बाई डी होगी। तो आपका आंसर ज़्यादातर तो यही चांसेस है इसी फॉर्म में होगा। अगर उसने लैम्डा एल और डी की वैल्यूज़ पुट की हुई हैं तो वो भी बच्चा खुद वैल्यूज़ पुट करके इसका आंसर प्रॉपर मिलीमीटर में या मीटर की फॉर्म में भी उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब बच्चों यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू के लिए पोर्शन है उसकी बात करते हैं। उसको हम बोलते हैं फ्रिंज स्पेसिंग। फ्रिंज स्पेसिंग क्या चीज़ होती है, इसको मैं डायग्राम से समझाता हूँ। ये आपकी स्क्रीन है, इसके ऊपर सपोज करें ये कोई ब्राइट फ्रिंज है, ब्राइट के बाद पता है नेक्स्ट डार्क होती है, फिर ब्राइट होती है और फिर नेक्स्ट डार्क होगी। इसी तरह ब्राइट है, फिर डार्क होगी, फिर ब्राइट होगी। हर ब्राइट के बाद एक क्या आती है, डार्क आती है। फ्रिंज स्पेसिंग ये होती है कि 2 कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस
या टू कन्वेक्टिव डार्क फ्रिंजेस के दरमियान में जो स्पेसिंग होती है ना, या जो सेपरेशन होती है, किसके दरमियान में सेपरेशन, बिटवीन टू कन्वेक्टिव ब्राइट और टू कन्वेक्टिव डार्क फ्रिंजेस के दरमियान में जो सेपरेशन होगी उसको हम नाम दे रहे होते हैं फ्रिंज स्पेसिंग का। तो मैंने बच्चों लिखा है सेपरेशन बिटवीन टू कन्वेक्टिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। कौन सी टू कन्वेक्टिव, कोई भी टू कन्वेक्टिव हो सकती हैं, कोई सी भी टू कन्वेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस हों या टू कन्वेक्टिव डार्क फ्रिंजेस हों, उनके दरमियान में जो सेपरेशन होगी उसको हम फ्रिंज स्पेसिंग का नाम देंगे। और फ्रिंज स्पेसिंग का जो फार्मूला होता है वो लैम्डा L/D होता है। यही फार्मूला टू कन्वेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस का भी है और यही फार्मूला टू कन्वेक्टिव डार्क फ्रिंजेस का भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस में, यानी सेपरेशन बिटवीन टू कन्वेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस और सेपरेशन बिटवीन टू कन्वेक्टिव डार्क फ्रिंजेस वो सेम होती है और उसका फार्मूला लैम्डा L/ क्या होगा, D होगा। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकते हैं कि इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस्ड। तो देखिए ना, जो ब्राइट में डिस्टेंस है वही डार्क में डिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये होगा ना कि इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस्ड। एक और बात भी लिख लें कि इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस भी होती हैं, इक्वली स्पेस भी होती हैं एंड इक्वली ब्राइट एंड डार्क भी होती हैं। बस ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि इंटरफेरेंस के फ्रिंजेस यहाँ से प्रूव हो रहे हैं ना कि जो दो कन्वेक्टिव ब्राइट में डिस्टेंस है वही टू कन्वेक्टिव डार्क में भी डिस्टेंस है, वो लैम्डा L/D है। इसका मतलब है कि इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इक्वली स्पेस्ड होंगी और अगर हम इनकी इंटेंसिटी कैलकुलेट करें तो वहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि वो इक्वली ब्राइट और इक्वली क्या होंगी, डार्क होंगी। इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो उससे प्रीवियस लेक्चर में मैं डिटेल से बता चुका हूँ कि इंटेंसिटी कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। तो कोई फ्रिंज कितनी ज़्यादा ब्राइट होगी मीन उसकी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, और जो डार्क होगी मीन उसकी इंटेंसिटी उतनी कम होगी। तो इंटेंसिटी का मतलब ब्राइटनेस और डार्कनेस को बताना होता है, ठीक है। अब अगर आपके MCQ यूँ आ जाए ना कि डिस्टेंस बिटवीन या सेपरेशन बिटवीन कन्वेक्टिव ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज, अगर यूँ MCQ आ जाए कि सेपरेशन बताएं, देखिए इसमें वर्ड क्या आ रहा है, इसमें भी हम लोगों ने क्या लिखा था, सेपरेशन बिटवीन, यहाँ पर टू वर्ड आ रहा है या टू मैंने लिखा, सेपरेशन बिटवीन कन्वेक्टिव ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज कर दी है। इसका मतलब ये कि वो इन टू डार्क के दरम्यान में नहीं पूछ रहा है, इस ब्राइट और डार्क के दरम्यान में पूछ रहा है। सेपरेशन बिटवीन कन्वेक्टिव ब्राइट एंड डार्क, मतलब ये एक ब्राइट है उसके बाद नेक्स्ट डार्क है, इनके दरम्यान में सेपरेशन बताएं। तो ये उस डेल्टा वाई का क्या होना चाहिए, हाफ होनी चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस बनेगा उस पहले वाले डेल्टा वाई को हाफ कर दें तो लैम्डा L/ कौन सा हो जाएगा, 2D हो जाएगा। यानी एक ब्राइट और उसके बाद नेक्स्ट डार्क के दरम्यान में अगर डिस्टेंस पूछे तो लैम्डा L/ 2D होगा, लेकिन ब्राइट के बाद नेक्स्ट ब्राइट या डार्क के बाद नेक्स्ट डार्क का डिस्टेंस पूछे तो लैम्डा L/ कौन सा होगा, D की इक्वल होगा। चलिए ये हमें आइडिया हो गया कि फ्रिंज स्पेसिंग होती क्या है, और ब्राइट फ्रिंजेस हों या डार्क फ्रिंजेस हों उनमें फ्रिंज स्पेसिंग की वैल्यू सेम रहेगी। फार्मूला उसका लैम्डा L/D है। लैम्डा इसमें आपको पता है वेवलेंथ है, L क्या है, स्क्रीन और स्लिट के दरमियान में डिस्टेंस है, और D क्या चीज़ है, स्लिट सेपरेशन है। अब जो हम फ्रिंज स्पेसिंग के MCQ की तरफ आते हैं, एक तो सीधी सीधी बात आप ये याद रखें कि डेल्टा वाई का जो आप लाइट यूज़ कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ का डायरेक्ट रिलेशन है। माइंड में रखें डेल्टा वाई स्क्रीन के ऊपर जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बन रही हैं उनके दरमियान में स्पेसिंग या गैप है। अब में डेल्टा वाई का वेवलेंथ का डायरेक्ट रिलेशन है, मीन जितनी लाइट आप यूज़ कर रहे हैं जिस लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसके लिए फ्रिंज स्पेसिंग भी ज़्यादा होगी। अगर विजिबल लाइट के क्वेश्चन आते हैं तो विजिबल लाइट का पैटर्न क्या होता है, विब गायर होता है ना, और विब गायर का आपको पता है वायलेट से रेड की तरफ जाते हुए वेवलेंथ की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपका MCQ आता है कौन सी लाइट यूज़ करेंगे, कौन से कलर की लाइट यूज़ करेंगे कि फ्रिंज स्पेसिंग मैक्सिमम होगी, तो जिस कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उस केस में फ्रिंज स्पेसिंग मैक्सिमम होगी। तो रेड कलर अगर आप रेड कलर की लाइट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यूज़ करेंगे तो फ्रिंज स्पेसिंग मैक्सिमम होगी, मतलब फ्रिंजेस दूर दूर बनेंगी। इसी तरह अगर आप वायलेट कलर की लाइट यूज़ करेंगे तो फ्रिंज स्पेसिंग क्या होगी, मिनिमम होगी। मिनिमम का मतलब ये होगा कि फ्रिंजेस एक दूसरे के क्या बनेगी, क्लोज बन रही होंगी। तो यहाँ इस तरह इन चारों में से ये 7 कलर्स लिखे हुए हैं, इन 7 में से कोई 4 ऑप्शन गिवन हों और उन 4 कलर्स में से पूछे बताएं कौन सा कलर यूज़ करेंगे कि फ्रिंज स्पेसिंग मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, तो मे बी उसमें रेड और वायलेट ना हो, बाकी कोई से 4 हों। तो इस आर्डर को यूज़ करते हुए आप बता सकते हैं
जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रिंज स्पेसिंग मैक्सिमम होगी। और उन कलर्स जो भी गिवन है इन 7 कलर में से अगर मिनिमम फ्रिंज स्पेसिंग पूछता है तो उन 7 में से जो चार गिवन होंगे जिसकी वेवलेंथ कम होगी उस केस में फ्रिंज स्पेसिंग मिनिमम होगी। मैंने रेड और वायलेट इन जनरल लिखे हैं कि पूरी वाइट लाइट में हम जो इंटरफेस देख सकते हैं, हम तो वाइट लाइट के इंटरफेस देख सकते हैं ना, इसलिए मैं वाइट लाइट के कलर्स ही डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो रेड कलर की फ्रिंज स्पेसिंग मैक्सिमम होगी, वायलेट कलर की मिनिमम होगी। और ये बात आपको समझ आ रही है ना। सपोज करें अगर आपको ये वाले 4 कलर एमसीक्यू में लिखे हुए आ जाए तो फिर येलो जो होगी उसकी फ्रिंज स्पेसिंग मैक्सिमम होगी और इंडिगो की फ्रिंज स्पेसिंग क्या होगी, मिनिमम होगी। और डेल्टा वाई का आपको नज़र आ रहा है कि वेवलेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अच्छा, आपको ये जो बच्चों पता है ना कि वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी के साथ कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। तो इस वेवलेंथ को अगर मैं फ्रीक्वेंसी से रिप्लेस कर दूं तो डेल्टा वाई का फ्रीक्वेंसी के साथ फिर कौन सा रिलेशन होगा, इन्वर्स रिलेशन होगा। अगर उस तरफ वायलेट से रेड की तरफ जाते हुए वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रही है तो वायलेट से रेड की तरफ जाते हुए फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो अगर आपका कभी एमसीक्यू आ जाए ना कि फ्रिंज स्पेसिंग का जो लाइट यूज़ कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ कौन सा इन्वर्स रिलेशन होगा, जितनी लाइट की फ्रीक्वेंसी कम करेंगे उतनी आपकी जो फ्रिंज स्पेसिंग है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर जाएगी। ये बात याद रखनी है। इस तरह बच्चे अगर हम दूसरा फैक्टर देखें तो डेल्टा वाई का एल के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन। एल क्या चीज़ है, डिस्टेंस है बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, यानी ये सेपरेशन, ये डिस्टेंस है किसके दरमियान में है, बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। स्लिट और स्क्रीन के दरमियान में डिस्टेंस को एल कह रहे हैं। तो अगर स्लिट और स्क्रीन के दरमियान में डिस्टेंस को हम इंक्रीज़ करेंगे तो डेल्टा वाई ने भी इंक्रीज़ हो जाना है। ये यूँ क्वेश्चन आ जाता है, स्लिट और स्क्रीन के दरमियान में डिस्टेंस को डबल कर दें तो फ्रिंज स्पेसिंग पे क्या इफेक्ट होगा, तो फ्रिंज स्पेसिंग भी आपकी पहले से क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इसी तरह अगर देखा जाए तो इस डेल्टा वाई का डी के साथ भी इन्वर्स रिलेशन है। डी बच्चे आपको पता है ना स्लिट सेपरेशन है, स्लिट सेपरेशन, वो जो दोनों स्लिट्स हैं ना, ए और बी जो 2 स्लिट्स हैं उनके दरमियान में सेपरेशन को हम स्लिट सेपरेशन कहते हैं। स्लिट सेपरेशन ये होती है, ये 2 स्लिट्स हैं ना, इन 2 स्लिट्स ए और बी जो थी जहाँ से रेज निकल रही थी ना, ये स्लिट सेपरेशन है। तो जितनी स्लिट सेपरेशन की वैल्यू कम होती जाएगी उतनी आपके पास फ्रिंज स्पेसिंग इंक्रीज़ होती जाएगी। कुछ बच्चे मिक्स कर जाते हैं स्लिट सेपरेशन को और फ्रिंज स्पेसिंग को ना। देखिए फ्रिंज स्पेसिंग तो स्क्रीन के ऊपर है ना, स्क्रीन के ऊपर आपके पास 2 कंसेक्टिव ब्राइट बन रही हैं या 2 कंसेक्टिव कौन सी हैं, डार्क बन रही हैं, उनके दरमियान में जो सेपरेशन है वो फ्रिंज स्पेसिंग है। इधर जो स्लिट के दरमियान में है वो क्या है, स्लिट सेपरेशन है। तो इसको मिक्स नहीं करना, ये 2 डिफरेंट बातें हैं। जितनी ये स्लिट सेपरेशन कम होने का मतलब है जितनी ये स्लिट्स एक दूसरे के क्लोज आएंगी डी कम होता जाएगा, जितनी ये स्लिट एक दूसरे के क्लोज आएंगी डी उतना कम होगा तो फ्रिंज स्पेसिंग उतनी ज़्यादा होगी। मतलब इनके क्लोज आने से फ्रिंजेस एक दूसरे से किधर जाएंगी, दूर जाएंगी। फीलिंग आ रही होंगी आपको ना, जितनी ये क्लोज आ रही हैं डी उतना कम हो रहा है, उतना डेल्टा वाई ज़्यादा हो रहा है, मतलब फ्रिंजेस उतनी क्या जा रही हैं, दूर जा रही हैं। ये कहना चाह रहा हूँ कि डी के कम होने से डेल्टा वाई क्या हो रहा होगा, ज़्यादा हो रहा होगा। और स्लिट सेपरेशन को और फ्रिंज स्पेसिंग को खिचड़ी ना मचा देना, ये 2 अलग-अलग बातें हैं। ये तो मैंने सेपरेट इनके एमसीक्यू बनाए। एक एमसीक्यू आ रहा था कि डेल्टा वाई का इन्वर्स रिलेशन किसके साथ है, तो ज़्यादातर बच्चे जल्दी में डी चूज़ करते हैं। बिल्कुल डी के साथ इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन यहाँ पर नोट करो एफ़ के साथ भी तो कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन ही है ना। तो अगर आपका एमसीक्यू आ जाता है ना किस पैरामीटर को डिक्रीज़ करने से, किस पैरामीटर को डिक्रीज़ करने से डेल्टा वाई इंक्रीज़ होगा, तो एक आप ऑप्शन चूज़ करेंगे स्लिट सेपरेशन, दूसरा आप चूज़ करेंगे फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इन दोनों को डिक्रीज़ करने से डेल्टा वाई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। एक और फैक्टर भी है, उसके भी हम बाद में बात करते हैं, लेकिन ये मोस्ट कॉमन फैक्टर यही दोनों हैं। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर इस फार्मूले में एफ़ को लिखते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा जो लिखा हुआ है एक वक्त में तो एक ही लिखना है, तो बच्चे अक्सर जल्दी में फिर डी को चूज़ करते हैं। तो डी और एफ़ दोनों के साथ इसका जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है। इनके कुछ कंबाइन क्वेश्चन भी आते हैं, देखें ना, कंबाइन क्वेश्चन यूँ आएंगे, लैम्डा एल बाई डी है। अब अगर आपके एमसीक्यू यूँ आ जाता है, ज़रा ध्यान सुनिएगा, वो आपसे कहता है डेल्टा वाई पे बताएं क्या इफेक्ट होगा, यानी फ्रिंज स्पेसिंग पे, व्हाट इज इफेक्ट ऑन फ्रिंज स्पेसिंग इफ़ वी डबल दी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। What is the effect on fringe spacing if we double the distance between slit and screen and half the slit separation? और स्लिट सेपरेशन को मैंने हाफ कर दिए, तो स्लिट सेपरेशन डी होता है ना, तो डी को हाफ कर दिए और स्लिट और स्क्रीन के दरमियान में डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन एल को मैंने डबल कर दिया है, तो डेल्टा वाई पे क्या इफेक्ट होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन,
ये 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 4 लैम्डा एल बाई डी हो गया। ये जो लैम्डा एल बाई डी लिखा हुआ है ये तो डेल्टा वाई की इक्वल है, तो डेल्टा वाई प्राइम जो बनेगा वो 4 टाइम डेल्टा वाई होगा। इस बात का मतलब ये है कि जो फ्रिंजेस हैं उनके दरमियान में स्पेसिंग 4 टाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो डेल्टा वाई प्राइम जो न्यू फ्रिंज स्पेसिंग होगी वो ओल्ड फ्रिंज स्पेसिंग का 4 टाइम्स होगी। तो इस तरह के भी आपके कंबाइन क्वेश्चन भी आ सकते हैं। बाकी अगर बच्चों इसके न्यूमेरिकल आ जाएँ तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इसके बन सकते हैं। देखिए इसमें 4 चीज़ें हैं 1 2 3 4, तो 4 में से कोई सी भी 3 आपको गिवन हो तो फोर्थ वन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये ख्याल रखें डेल्टा वाई के ही खाली क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपके लैम्डा के, एल के, डी के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर चारों में से कोई से भी 3 गिवन हो तो फोर्थ वन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो भी इसके बनते हैं। इसके न्यूमेरिकल आने के भी सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के जितने भी फार्मूला आप लोगों ने पढ़े हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला फॉर न्यूमेरिकल भी यही है। ठीक है, इसके आप न्यूमेरिकल खुद से अज्यूम कर लीजिएगा। मतलब अज्यूम क्या करने हैं, ये 3-4 चीज़ें हैं ना, कोई सी 3 को वैल्यूज़ दे के फोर्स को सब्जेक्ट बना के कैलकुलेट कर लेना। दूसरा एक ये पैटर्न है, तीसरा मैंने बता दिया, इनके इस टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बच्चों फ्रिंज स्पेसिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें मीडियम चेंज हो रहा होता है ना। अगर आपके मीडियम चेंज के क्वेश्चन आ जाएँ तो उनमें इस फार्मूले को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई इस तरह करेंगे कि डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू लैम्डा एल ओवर एन इंटू डी कर देंगे। और एन इस फार्मूले में जो लिखा हुआ है वो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो मैं आपको बता रहा था ना कि डेल्टा वाई का इन्वर्स रिलेशन 3 चीज़ों के साथ होता है। टी एक वो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी था वेवलेंथ का इन्वर्स, और यहाँ पर याद रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो डेल्टा वाई का एन यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ भी कौन सा है, इन्वर्स रिलेशन ही होगा। लेकिन ये वाला फार्मूला हम सिर्फ उस कंडीशन में लिखेंगे जब मीडियम चेंज के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपकी बुक में फार्मूला ये वाला लिखा हुआ है ना, आपकी बुक में ये लिखा नहीं हुआ। तो ये वाला सिर्फ उस वक्त यूज़ करना है जब मीडियम चेंज के क्वेश्चन आएंगे। मीडियम चेंज के क्वेश्चन किस तरह के आएंगे वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फिर आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने बच्चों एमसीक्यू लिख सी है कि इफ़ यू परफॉर्म यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन वाटर में परफॉर्म कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ एयर, व्हाट इज इफेक्ट ऑन फ्रिंज स्पेसिंग, डेल्टा वाई मीन फ्रिंज स्पेसिंग पे क्या इफेक्ट होगा। देखिए इसमें मीडियम चेंज हो रहा है ना, आप एक्सपेरिमेंट को एयर के बजाय किस में परफॉर्म करवा रहे हैं, वाटर में परफॉर्म करवा रहे हैं, और आपसे पूछ रहे हैं डेल्टा वाई का क्या इफेक्ट होगा ना। आप लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का थोड़ा सा आर्डर याद रखना है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है एयर से, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वैक्यूम से। यानी एयर की अगर हम बात करें तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो ग्रेटर होगा किसी से, वैक्यूम से। अब अगर हम इस फार्मूला के अकॉर्डिंग देखें तो डेल्टा वाई जो है उसका एन के साथ कौन सा रिलेशन आ रहा है, इन्वर्स रिलेशन आ रहा है। और एन हमें यहाँ पर पता है किस चीज़ को शो कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ना। तो अब अगर आप नोट करें आप किधर जा रहे हैं, इफ़ वी परफॉर्म यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन वाटर इंस्टेड ऑफ एयर, मतलब आप एयर से वाटर की तरफ आए हैं, यानी एयर से आप वाटर में जा रहे हैं। तो एयर से वाटर में जाने से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसकी वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। और अगर खुद सोचो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज़ कर रहा है तो डेल्टा वाई ने फिर क्या हो जाना है, डिक्रीज़ हो जाना है। तो अगर आप परफॉर्म करवाएंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को वाटर में इंस्टेड ऑफ एयर, तो आप एयर से जब वाटर में जाएंगे तो एन बढ़ेगा। तो इस एमसीक्यू का आंसर होगा कि आपका डेल्टा वाई की वैल्यू विल डिक्रीज़। तो इसके डिफरेंट ऑप्शन लिखे होंगे, रिमेन्स कांस्टेंट, डिक्रीज़, इंक्रीज़, तो आप चूज़ करेंगे डिक्रीज़। इसी में एक छोटी सी चेंज करता हूँ। अगर यहाँ पर मैं ये लिख दूँ इफ़ यू परफॉर्म यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन वैक्यूम इंस्टेड ऑफ एयर, यानी एयर की बजाय आप उसको वैक्यूम में परफॉर्म करवाएं तो फिर क्या होगा, फिर भी मीडियम चेंज की बात हो रही है। अब ज़रा आप नोट करो, अब आप एयर से वैक्यूम की तरफ जा रहे हो। अब जब आप एयर से वैक्यूम की तरफ जा रहे हो तो एन की वैल्यू इस केस में क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर एन इस केस में कम हो रहा है तो डेल्टा वाई इस केस में इंक्रीज़ हो जाएगा। डेल्टा वाई फ्रिंज स्पेसिंग है, तो इस एमसीक्यू का आप आंसर ये लिखोगे कि आपके पास फ्रिंज स्पेसिंग इस केस में इंक्रीज़ हो जाएगी, मीन्स स्क्रीन के ऊपर फ्रिंजेस एक दूसरे से दूर दूर चली जाएंगी। अभी थोड़ी देर पहले बच्चों हम बात कर रहे थे कि जो फ्रिंज स्पेसिंग होती है वो जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं और जो डार्क फ्रिंजेस हैं दोनों की फ्रिंज स्पेसिंग की वैल्यू सेम होती है, यानी ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस्ड। तो अगर आपसे कभी एमसीक्यू आ जाए ना कि 2 कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस की
और 2 कंसेक्टिव डार्क फ्रिंजेस की फ्रिंज स्पेसिंग कैलकुलेट करो। तो उनकी फ्रिंज स्पेसिंग की अगर आपसे रेशियो पूछे तो 2 कंसेक्टिव ब्राइट और 2 कंसेक्टिव जो डार्क फ्रिंजेस बनेगी उनकी जो फ्रिंज स्पेसिंग की वैल्यू होगी वो 1:1 की इक्वल होगी। एक और एमसीक्यू बच्चों मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड पे लिखा है, इफ़ लाइट है उसकी वेवलेंथ गिवन है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, देन फर्स्ट मैक्सिमा इज ऑब्टेन्ड एट 0.2 मीटर, और फर्स्ट मैक्सिमा आपको 0.2 मीटर पे ऑब्टेन्ड हो रहा है ना, यानी फर्स्ट मैक्सिमा की वैल्यू भी गिवन है। आपको पता है मैक्सिमम का मतलब ब्राइट होता है ना, और उसका फॉर्मूला लैम्डा एल बाई एम लैम्डा एल बाई डी होता है। तो मैक्सिमा का मतलब ब्राइट होता है, और इसमें मैक्सिमा के केस में जो ऑर्डर गिवन होता है ना वही एम की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर एम की वैल्यू 1 ही होगी, तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाई फर्स्ट ब्राइट इक्वल टू एम की जगह 1 पुट करेंगे तो लैम्डा, चले मैं पहले फार्मूला लिख सकता हूँ, तो लैम्डा एल बाई डी हो जाएगा, एम को मैंने 1 पुट कर दी। फर्स्ट ब्राइट की वैल्यू आपको गिवन है 0.2, देखिए ऑब्टेन्ड एट 0.2 मीटर ये गिवन है। उसके अलावा जो लाइट यूज़ हो रही है इसकी वेवलेंथ भी गिवन है 6000 एंगस्ट्रॉम मीन 6000 इंटू -10, ठीक है, ये मैं गिवन था, इसको लिख सी है। एल उसी तरह ये नहीं पता, डी भी नहीं पता, इसको लिख से, इसे इक्वेशन 1 कह दें। आगे पढ़ते हैं, फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। वैसे ब्राइट का डिस्टेंस या डार्क का डिस्टेंस जो हम कैलकुलेट करते हैं ना, ये हमेशा होता सेंट्रल मैक्सिमा से ही है, ना भी गिवन हो तो इसका मतलब अंडरस्टूड होता है कि डिस्टेंस सेंट्रल मैक्सिमा से ही लिए गए हैं। इसके बाद वो कह रहे हैं कि इफ़ लैम्डा प्राइम एक और वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम, अगर लाइट हम यूज़ करें, यानी अगर लाइट जो यूज़ कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम हो जाए, वेयर यू विल फाइंड द फोर्थ मिनिमा, तो आप किस जगह पर ऑब्टेन करेंगे फोर्थ मिनिमा। अब लाइट की वेवलेंथ उसने चेंज की है, अगर लाइट इस वेवलेंथ की यूज़ करें तो फोर्थ मिनिमा किस जगह पर आपको मिलेगा। तो पहली बात ये कि मिनिमा का मतलब डार्क होता है ना, और इसके लिए फार्मूला जो बनता है वो आप लोग लिख रहे होते हैं m+1/2 लैम्डा एल बाई डी होता है, और मिनिमा का मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस होता है। इसका m लिखने के लिए 1 माइनस करना होता है, तो m की जगह 3 आएगा ना, तो इसको जब हम यहाँ पर लिखते हैं तो y फोर्थ डार्क, तो m की जगह जब आप 3 पुट करोगे, इसको इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, 3 पुट करोगे 3 + 1/2 लैम्डा एल बाई डी हो जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 7 लैम्डा एल बाई कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो y 4d जो बनेगा वो 7, अब इसका लैम्डा को हम लैम्डा प्राइम बोल रहे हैं, और लैम्डा प्राइम आपको कितना गिवन है 4000 एंगस्ट्रॉम, तो 7 × 4000 × 10⁻⁻10, बाकी उसी तरह ही एल बाई डी हो जाएगा। अब मसला ये है कि इस क्वेश्चन में हमें y4d कैलकुलेट करना है, और हमें इस क्वेश्चन में जो है वो l और d की वैल्यूज़ गिवन नहीं है। इसके डिफरेंट तरीके हैं, एक तो ये तरीका है ना कि आप यहाँ से l बाई डी कैलकुलेट करके उसको यहाँ पर पुट कर दें। l बाई डी कैसे कैलकुलेट होगा, इसके l बाई डी को उधर ही रहने दो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर ला कर डिवाइड कर दें तो आपका l बाई डी आ जाएगा। उस l बाई डी को इसकी जगह लिख दें तो आपका y4d कैलकुलेट हो जाएगा। ये आपको समझ आ गया होगा ना, l बाई डी आपको यहाँ पर चाहिए ना, y4d बताना है ना, इसको इधर ही रहने दें, इसको इधर ले आएँ और इसकी जगह वैल्यूज़ पुट कर दें, तभी आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका आप जो अप्लाई कर सकते हैं, आप कोई मर्जी मेथड, एक तो ये मेथड कुछ लाजमी अप्लाई कीजिएगा, एक मेथड ये भी हो सकता है कि आप इनको आपस में डिवाइड कर दें। डिवाइड यूँ कर दें कि y आपके पास कौन सा आ रहा है 4d, मतलब इसकी लेफ़्ट साइड को इसकी लेफ़्ट से और राइट को राइट से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई कौन सा हो जाएगा 0.2। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर y4d की वैल्यू लिख देनी है, और यहाँ पर आप लोगों ने ये वाली वैल्यूज़ लिख देनी है, दोनों की वैल्यूज़ ऊपर और नीचे लिख सोगे। अब क्या होगा, इसका l इसके l से कैंसिल हो जाएगा, इसका d इसके d से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो वैल्यूज़ बच जाएंगी उनको आप सॉल्व करोगे, और फिर 0.2 को उस तरफ जाकर जो भी आंसर आएगा उस टोटल आंसर से आप लोगों ने 0.2 को मल्टीप्लाई कर देना। बात आपको समझ आ गई है ना। जब यहाँ पर वैल्यूज़ 4d की पुट करोगे, यहाँ पर 0.2 की वैल्यूज़ पुट करोगे, तो l और d वैसे ही फार्मूले से कैंसिल हो जाएंगे। जब वो कैंसिल हो गए, बाकी जो बच गए हैं उनको सॉल्व कर लेना, और 0.2 इधर जो डिवाइड हो रहा है एंड पे उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका खुद ट्राई कीजिएगा, जब आप एंड पे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 0.466 मीटर आप लोगों का आ रहा होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो फिर आप लोगों के पास अल्फ़ा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें आप वैल्यूज़ खुद पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।